नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज दोपहर में देश की सबसे बड़ी खबर हम लेकर के आए हैं। दरअसल आधी रात में, जो बीती हुई रात है, आधी रात में मोदी सरकार के एक ताकतवर अफसर का इस्तीफा हो जाता है। जगदीप धनखड़ वाला कांड तो अब बहुत छोटा नजर आएगा। इस्तीफा एक अफसर का हुआ है, नाम है नवनीत सहगल। प्रसार भारती के मुखिया थे, लेकिन नवनीत सहगल के इस्तीफे के साथ ही एक के बाद एक नाम जुड़ने लगे। और अब तक करीब 4 नाम चर्चा में हैं। हो सकता है भाऊ उसमें कुछ और नाम जोड़ दें, लेकिन जो अभी हमारे पास आया है, लोगों को कुंडली आनी शुरू हुई है, 4 नाम जुड़ चुके हैं। बड़ी बात यह है कि मोदी के दफ्तर में एक ऐसा कांड हुआ है जो शायद दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी के दफ्तर में ना हुआ। इस देश का एक बड़ा स्कैम, पैसों का बहुत बड़ा खेल, ये आरोप है कि पीएमओ में हुआ है। और मोदी का सबसे ताकतवर अफसर पिछले करीब 10 दिनों से लापता है। 10 दिन से मोदी का सबसे ताकतवर अफसर, और वो अफसर जो पूरे दिन सशरीर भले सामने ना आए, लेकिन उसके मैसेज इस देश को चलाते थे, वो अफसर गायब। इसके अलावा एक और सनसनीखेज चर्चा है कि ये जो पूरी कहानी है, पूरी फाइल है पीएमओ की, ये राहुल की टीम के हाथ लग चुकी है। और राहुल की टीम ने कल ही इसके संकेत दे दिए थे पवन खेड़ा के जरिए। तो लीकेज कहां से है, यह भी समझना होगा। भाऊ को लाइए, जरा मैं खबरें दिखाऊं। और बहुत सारे ट्वीट्स हैं। स्वागत है भाऊ। आज मुझे लगता है कि सबसे बड़े मुद्दे पर हम लोग पीएमओ के भीतर के ऐसे मुद्दे पर अब तक डिबेट नहीं किए थे। आज मतलब मैं कई सारे ट्वीट्स दिखाऊंगा। कई पत्रकार साथी हैं, उनके ट्वीट्स हैं। कई हमारे जो है अग्रज हैं, बड़े हैं, उनके ट्वीट्स हैं। सबने कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ऐड ऑन किया है। कुछ साथी हैं, सबके ट्वीट्स दिखाएंगे। आज हमारे इस कार्यक्रम में कई पत्रकारों की दस्तक होगी, वो भी सशरीर नहीं होगी, ट्वीट के जरिए होगी। तो जरा शुरू करिए भैया, लाइए पहली खबर लाइए। नवनीत कुमार सहगल रिजाइंस एज प्रसार भारती चेयरमैन। ये नीचे आपको दिख रहे हैं, ये सदाबहार अफसर नवनीत सहगल हैं। इनके भीतर की कलाएं आप समझ लीजिए कि मायावती के समय में मायावती के सर्वे सर्वा थे। पूरी उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार चलाते थे अकेले दम पर। जितने उस दौर में बड़े बड़े घोटालों के आरोप लगे, अब बहुत सारी तो हम बातें अभी नहीं कहना उचित मानते हैं। नहीं तो आज की तारीख में भी सहगल साहब की कहानियां, अभी सहगल साहब के घर में शादी थी तो लखनऊ जाम था। तो सहगल साहब की कहानियां बहुत विख्यात हैं लखनऊ में। उसके बाद अखिलेश यादव आए तो भी सरकार पर पूरा शिकंजा नवनीत सहगल का था। योगी आए तो कुछ समय संटिंग में रहे, लेकिन कलाकार कहते हैं कि कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो प्रलय आ जाए तो भी जीवित बच सकता है। तो ये, फिर मैं कॉकरोच नहीं कह रहा हूं इनको, मतलब मैंने एग्जाम्पल बताया कि ये विषम से विषम परिस्थिति में वापसी कर जाते हैं। ये फिर वापसी किए और योगी की सरकार में पावरफुल बने। और फिर वहां से जब अलविदा हुआ, रिटायरमेंट, तो दिल्ली आए और प्रसार भारती के चेयरमैन बन गए। जरा इनका रिजिग्नेशन दिखा दीजिए, रिजिग्नेशन दिखाइए। दिल्ली में हर बड़ी जगह पर ये नजर भी आते थे। ये इनका रेजिग्नेशन है। और इन्होंने नोटिस वोटिस पीरियड की बात कही थी, लेकिन रातों रात इनका दंड से कहा गया कि नहीं, अभी जाओ, तुम रात ही झोला उठाओ। ये नोटिस पीरियड जैसी कुछ बातें थी, लेकिन इनको कहा गया अभी तुरंत रिलीविंग है, जाओ जाओ जाओ, निकलो, तत्काल निकलो। ये है। अब आगे बढ़ते हैं। लोग सोचेंगे कि ये नवनीत सहगल से सबसे ताकतवर अफसर का क्या कनेक्शन, सब अभी आएगा। आगे जरा पवन खेड़ा को सुनिए, तब दिल्ली में जो फॉग है थोड़ी सी साफ होगी, हल्की हल्की साफ होगी। पवन खेड़ा को सुनाइए भैया। अब देखिए,
सरकार को इसमें खुलासा तो करना पड़ेगा। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोंटने का बहुत काम किया है, और अब चर्चा में भी हैं। उनके साथी एक हैं जो लॉ कमीशन में अभी 7 महीने पहले ही आए थे, उनको आनन फानन में बाहर कर दिया लॉ कमीशन से। सुना सरकारी घर भी खाली करा दिए। क्या हो रहा है, देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन है, यह भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश में को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है उनकी, चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। भले आप कितनी ऐप्स ले आइए, जो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से ही मिल रही हैं, तो वो जानकारियां सबके पास जा ही रही हैं। बहुत सारी सुनाए बिजनेस इंटरेस्ट हो गए इनके, विदेशों में इनके क्या लिंक्स हैं, जब विदेश यात्रा की, क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया हिरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी गए हों, ये सारी खुलासे अब आएंगे। ये देश जो है ना, लोकतंत्र को आप इतनी आसानी से मार नहीं सकते। कोशिश बहुत कर ली आपने। अब प्रधानमंत्री के कार्यालय पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसके रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते, उसके निजी रिश्ते, क्योंकि निजी कुछ नहीं होता प्रधानमंत्री के कार्यालय में, क्या निजी है, सार्वजनिक ऑफिस है वो। क्या संबंध किससे हैं, उन संबंधों का क्या नुकसान इस देश को हुआ, ये पारदर्शिता से देश को जानने का हक है। और सरकार का कर्तव्य है कि पारदर्शिता से हिरेन जोशी का पूरा प्रकरण देश के सामने रखें। नहीं तो हम तो रखेंगे ही। नहीं तो ये तो रखेंगे ही। अभी 2 दिन पहले सेवा तीर्थ नाम रखा था, और सेवा तीर्थ जब नाम रखा था तो हम लोग समझ नहीं पाए कि जो है शायद इन लोगों को सा का उच्चारण नहीं, मतलब माँ का उच्चारण नहीं कर पाते, तो सा, उसको माँ को सा बोलते हैं। मेवा तीर्थ को सेवा तीर्थ इन्होंने रख दिया। दरअसल मेवा तीर्थ है वो, पीएमओ मेवा तीर्थ, पर्सनल मेवा ऑफिस, पीएमओ। वहां पर पर्सनल निजी मेवा अपना खाओ, सेहत बनाओ। आगे अब आते हैं, जरा ट्वीट्स दिखाते हैं भाव, फिर हम चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि कितने जगह पे क्या चर्चा है सब एक बार देश के सामने जाना चाहिए। ये देखिए, भारत की राजनीति में आरोप लगना नई बात नहीं है, पर किसी अधिकारी पर आरोप लगना और प्रधानमंत्री कार्यालय का उस पर मौन रहना यह असामान्य है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएमओ के ओएसडी हिरेन जोशी के बिजनेस पार्टनर, विदेशी संपर्क और संभावित हित संघर्ष पर जो सवाल उठाए हैं, उन्होंने एक व्यक्ति नहीं बल्कि भारत की सबसे शक्तिशाली प्रशासनिक संस्था को सवालों के घेरे में ला दिया है। नंबर 1, हिरेन जोशी कौन है, क्यों महत्वपूर्ण है? द प्रिंट की रिपोर्ट बताती है कि हिरेन जोशी पीएमओ में सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते हैं। वही ओएसडी जिन्हें विपक्ष और मीडिया वर्षों से डिजिटल नैरेटिव प्रबंधन, मीडिया दबाव और ऑनलाइन इकोसिस्टम नियंत्रण का मुख्य चेहरा बताते रहे हैं। यानी वो उस तंत्र का हिस्सा है जो शासन और संचार के बीच की रेखा मिटाता है। कांग्रेस के आरोप महज राजनीति या गंभीर संकेत। कांग्रेस के 2 तरह के आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। जोशी के बिजनेस और विदेशी संपर्क, संभावित बेटिंग ऐप नेटवर्क, पीएमओ में बैठकर गैर आधिकारिक कारोबारी गतिविधियां, विदेशी यात्राओं के दौरान किससे मिले, यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। कांग्रेस कहती है पीएमओ पर अब बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यह वाक्य किसी राजनीतिक नारे जितना हल्का नहीं है, यह लोकतांत्रिक जवाबदेही का प्रश्न है। पीएमओ की चुप्पी क्या बताती है? रिपोर्ट के अनुसार पीएमओ ने फोन नहीं उठाया, कोई आधिकारिक बयान नहीं, न खंडन न स्वीकार। लोकतंत्र में मौन कई बार आरोप से भी अधिक गहरा होता है, क्योंकि यह पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। एक शीर्ष अधिकारी जो मीडिया, डिजिटल सिस्टम, संवेदनशील संचार में केंद्रीय भूमिका निभाता रहा हो, उसके बारे में सवाल उठे और पीएमओ चुप रहे, यह असहज करने वाला संकेत है। मुद्दा हिरेन जोशी नहीं, पीएमओ की संस्थागत संस्कृति है। ये मुद्दा है।
इसमें क्या प्रधानमंत्री कार्यालय किसी अधिकारी पर लगे गंभीर आरोपों पर पारदर्शी है? अगर नहीं तो सिर्फ एक व्यक्ति का ये मामला अब नहीं हो सकता है। पीएमओ की चुप्पी जितनी लंबी होगी, सवाल उतने गहरे होंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट लाइए फटाफट, अगला चेंज करिए। अभी तो ये स्क्रिप्ट है, आगे इंफॉर्मेशन ये है, देखिए इनको पहचान लीजिए, इनको पहचान लीजिए। हम लोग क्या, मीडिया में बहुत सारे लोग इनका फ्रेम बनवा करके मंदिर के बगल में रखे हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, क्योंकि इन्हीं की कृपा से बहुत सारे संपादक हैं और बहुत सारे संपादक बनने के कतार में हैं। आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़िए। पूरे मीडिया पर इनका नियंत्रण है। चलिए फटाफट लाइए भाई। हाँ, ये देखिए, हिरेन जोशी का पीएमओ बेटिंग क्लब, पवन खेड़ा जी ने जो बम फोड़ा वो पीएमओ का गुप्त कमरा खोल रहा है। हिरेन जोशी वो मीडिया मैनेजर जो पीएमओ के ट्वीट से लेकर न्यूज चैनलों तक सबको डिक्टेट करता है, अब बेटिंग एप्स के हाई रोलर निकले हैं। बिजनेस पार्टनर कौन है? कौन है इनका? अनजान अनजान इन्वेस्टर जो अमेरिका की मीटिंग्स में डील सेट करते हैं। पीएमओ की कुर्सी से नेशनल इंटरेस्ट का बहाना, लेकिन असल में पर्सनल प्रॉफिट। पीएमओ में क्या बिजनेस? मीडिया को कंट्रोल करने के अलावा कथित बेटिंग सिंडिकेट रन करना, जहां आईपीएल मैच से लेके चुनावी बेट तक सब दांव पर, सब पर दांव। ला कमीशन का एक साथी तो बाहर हो गया, लेकिन जोशी अभी गेम में इन है। कौन सी बेटिंग ऐप? नाम अभी रिजर्व, लेकिन ईडी की रडार पर वन एक्स बेट जैसी प्लेटफॉर्म जहां करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग चल रही थी। हिरेन जी का स्टेक इतना कि पीएमओ का सोशल मीडिया हैंडल विद केयर लगे। ये ईडी की रडार वगैरह का जो बात है, ये अगर भाव से समझेंगे कि आखिर मोदी के दफ्तर पर ईडी का रडार कैसे हो सकता है, बादलों में क्यों नहीं छुप पाया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बादलों को छांटने वाला कोई साथी है? खेड़ा जी सही कह रहे हैं कि सिर्फ ये जो है टिप ऑफ आइसबर्ग है। पीएमओ पारदर्शिता नहीं दिखाएगा तो कांग्रेस के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मैंने कहा था फाइलें पहुंच चुकी हैं, जो मोदी जी के अमृतकाल को बेटिंग कॉल बना देगी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट लाइए फटाफट, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट, अगला 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 अगला। हाँ, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, असल खबर यह है कि 2 दिनों पहले ही हिरेन जोशी को पीएमओ से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। पीएमओ के आंतरिक ज्ञापन में 2 दिनों पहले हिरेन जोशी के सारे काम अश्विनी वैष्णव और नीरव नाम के पीएमओ अधिकारी को सौंप दिए गए थे। पवन खेड़ा जिस बेटिंग ऐप के बारे में जिक्र कर रहे हैं, उस ऐप का मालिक रवि बिहार वाला है जो दुबई में रहता है। हाँ, रवि बिहार वाला है जो दुबई में रहता है। एक कथित आरोप ये भी है कि इन्होंने सतनाम सिंह संधू से राज्यसभा सीट के लिए 30 करोड़ रुपए लिए थे। अभी यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन कुछ और है। इनके बेटे ने रिलायंस इंडस्ट्रीज से सालाना 3 करोड़ रुपए कमाए हैं। एक महिला है हिमानी सूद, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर भी हैं और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की भी करीबी हैं। अब ये बात जब हरदीप सिंह पुरी का नाम आता है तो मुझे फिर सुब्रमण्यम स्वामी का डिलीटेड ट्वीट याद आता है कि बहुत बड़ा तो नहीं है जाल। फिर ये हिरेन जोशी की खास बनी। हिरेन ने इनके लिए इंडिया माइनॉरिटीज फेडरेशन बनाया। इस फेडरेशन में सभी इस्लामिक देशों के राजदूतों को जोड़ा गया। कुछ पावरफुल क्रिश्चियन, सिख, बौद्धिस्ट, पारसी, मुस्लिम धर्म गुरुओं को इसका सदस्य बनाया गया। हिमानी सूद ने उनका प्रतिनिधित्व किया और 5 फरवरी 2024 को इन सभी को मोदी जी से मिलवाने ले गई। इसके बाद हिमानी सूद को वेटिकन सिटी के पोप लुई से मिलवाया गया, जहां हिमानी मोदी जी की तस्वीर जो है लुई 14वें से, जहां हिमानी मोदी जी की तस्वीर लेकर के गई थी, ताकि तस्वीर के जरिए पोप मोदी जी को 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद दे सकें। प्रधानमंत्री की कई विदेश यात्राओं में हिमानी सूद को ले जाया गया, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलवाया गया। 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री की 75वीं सालगिरह पर हिमानी सूद ने मोदी जी की लीडरशिप के नाम मैं हूं भारत नाम से एक अभियान की घोषणा की। एक इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ जिसमें भारत में स्थित सभी इस्लामिक देशों के राजदूतों ने शिरकत की और उसे होस्ट भारत के विदेश मंत्रालय और हिमानी सूद ने किया।
हिमानी सूद को हिमाचल प्रदेश से न सिर्फ टिकट दिलाने बल्कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने के लिए जोशी जी जेपी नड्डा से मिलने गए और बात यहीं से बिगड़ गई। जेपी नड्डा ने जोशी की कारस्तानी अमित शाह को बता दी। शाह ने मोदी जी से बात की और फिर जोशी जी प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर हो गए। अब हालांकि और अभी समझेंगे, थोड़ा भी पढ़िए आप स्क्रिप्ट। हिरेन जोशी वही है जो 11 साल से देश की मीडिया के तानाशाह रहे हैं। न्यूज चैनलों का बड़े से बड़ा संपादक, मालिक और एंकर इनके सामने नतमस्तक रहे हैं। हर चैनल पर इनके ही निर्देश के मुताबिक शब्दशः गोदी खबरें चलती रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आंख और कान माने जाने वाले जोशी 2008 से मोदी के साथ काम करते रहे। अब भाई अगर जरा दिखा दीजिए हिमानी सूद, यहाँ पर देखिए नए किरदार की एंट्री हुई है और बहुत ताकतवर, जो पोप तक चली गई। ये है हिमानी सूद। नीचे चला दीजिए जरा प्रोफाइल, रुक दिया आपने। हाँ देखिए, हिमानी सूद फाउंडर ऑफ इंडियन माइनॉरिटीज फेडरेशन एंड प्रो चांसलर ऑफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इंडियाज नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी। हर डायनेमिक लीडरशिप एंड रिजॉल्व फॉर पॉजिटिव चेंज have been one of the primary driving forces behind the formidable legacy of Chandigarh University and rapidly evolving IMF Federation। अभी आपने सुना था माइनॉरिटी फेडरेशन किसने बनवाया, क्या हुआ था, ये इनका परिचय था। आगे बढ़िए भैया, आगे बढ़िए। बस भाऊ आ रहे हैं थोड़ा ये इन सबको उसके बाद, क्योंकि ये इससे बड़ी खबर कुछ नहीं है। शीतल पी सिंह इस देश के बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम लोग के अग्रज हैं, भाव के परम मित्र हैं। तो उन्होंने लिखा, उनकी भी दृष्टि इस पर बहुत मतलब पैनी है। हिरेन जोशी वो नाम जो 17 साल से, अब अतीत में चलिए, मोदी के साथ चिपका है, अब अचानक सवालों के घेरे में है। एक साधारण इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोफेसर से गुजरात सीएमओ का तकनीकी जादूगर, फिर पीएमओ का सबसे ताकतवर ओएसडी, रात 11:30 बजे मोदी जी को ऑनलाइन दुनिया की रिपोर्ट देने वाला शख्स, जिसके इशारे पर चैनल वाले लाइन लगाकर खबरें बदलते थे, वही व्हाट्सएप टेरराइजर। व्हाट्सएप टेरराइजर का मतलब बता दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप में सारे एंकर और जितने संपादक, कथित रूप से संपादक उनको क्या कहा जाए, होते थे, उस व्हाट्सएप में यही तय करते थे कि कौन सी हेडलाइन लगेगी, रनडाउन क्या होगा और लाइन क्या होगी। जिसके ग्रुप में एंकरों को बताया जाता था कि आज किसे गाली देनी है और किसे चुप रहना है। अब कांग्रेस कह रही है कि यही शख्स पीएमओ में बैठकर बेटिंग ऐप चलाता था, विदेशी पार्टनरों से मिलता था और अरबों का कारोबार करता था। सबूत अभी नहीं दिखाए, पर सवाल इतने गंभीर है कि भाजपा भी चुप है, जो अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है। जो व्यक्ति 2008 में एक ब्लॉग ठीक करने आया था, आज उसी पीएमओ से गायब बताया जा रहा है। मोदी जी का बायां हाथ अचानक कट गया लगता है। जब तक पीएमओ खुद नहीं बोलेगा, हर रोज एक नया खुलासा होगा, क्योंकि अब सवाल सिर्फ हिरेन जोशी का नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय की साख का है, और चुप्पी उस साख को रोज थोड़ा थोड़ा खा रही है। अब एक और है, एक और इन्हीं का है, शीतल पी सिंह का। शीतल प्रताप सिंह ने एक और जो है ट्वीट किया है, महादेव बेटिंग ऐप कांड, पीएमओ से प्रसार भारती तक हड़कंप। अब यहां जुड़ा ना वो हिरेन जोशी से नवनीत सहगल। पिछले 48 घंटों से सोशल मीडिया पर 3 नाम ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन टीवी चैनल्स पर पूरी तरह खामोशी छाई हुई है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हिरेन जोशी पीएमओ, हितेश जैन लॉ कमीशन, नवनीत सहगल प्रसार भारती, और एक नाम अभी हमने पहले बता दिया। आखिर क्यों? महादेव बेटिंग ऐप क्या है? दुबई से संचालित ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप पिछले 4 साल में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है। ईडी सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ कि इसके मालिक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने छत्तीसगढ़ से लेकर गोवा, दुबई तक नेताओं, पुलिस वालों और बड़े अफसरों को हवाला के जरिए पैसे बांटे। प्रमोशन के लिए बॉलीवुड की सेलेब्स की शादियां तक स्पॉन्सर की। अब जांच की आंच दिल्ली तक पहुंची है और सबसे बड़ा नाम आया है पीएमओ के ओएसडी हिरेन जोशी का। हिरेन जोशी मोदी के सबसे करीबी, गुजरात के दिनों से मीडिया मैनेजमेंट करने वाला बायां हाथ। सोशल मीडिया पर वायरल दस्तावेज और चैट्स में दावा, जोशी को दुबई से महादेव ऐप के मालिकों की तरफ से मोटी रकम मिलती थी। विदेशी डील्स, चैनल मैनेजमेंट और नैरेटिव सेटिंग के बदले कमीशन। गिरफ्तारी से बचाने के लिए अचानक इस्तीफा, अश्विनी वैष्णव को सौंपकर भागे। बायां हाथ है तो समझ लीजिए, बायां हाथ कट जाएगा तो गंदगी साफ नहीं हो पाएगी फिर।
सबसे बड़ी दिक्कत ये है। हितेश जैन, रुको भाई, हितेश जैन लॉ कमीशन मेंबर, अप्रैल 2025 में नियुक्ति हुई और अक्टूबर के अंत तक इस्तीफा हो गया। जोशी के कथित करीबी सोशल मीडिया पर अफवाह की लॉ कमीशन के जरिए बेटिंग कानूनों में ढील दिलाने की कोशिश की। बंगला भी खाली करवा लिया गया, एक दिन में सामान बाहर। 3 नंबर पर आते हैं नवनीत सहगल प्रसार भारती चेयरमैन। 2 दिसंबर को अचानक इस्तीफा, 1 साल का कार्यकाल बाकी था। यूपी के हर मुख्यमंत्री के प्रिय रहे सहगल पर भी उंगली उठ रही है, पर स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इन सब में भूमिका क्या थी। सोशल मीडिया पर महादेव बेटिंग स्कैम ट्रेंड कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं पीएमओ में बैठा शख्स अगर बेटिंग माफिया का हिस्सा था तो देश की सुरक्षा का क्या? 50,000 करोड़ का काला धंधा और टीवी चैनल्स पर खामोशी क्यों? विपक्ष ने ताल ठोका, पवन खेड़ा बोले सीबीआई जांच हो। हिरेन जोशी के अमेरिकी पार्टनर कौन है, कितना पैसा आया? अब एक चीज यहाँ छूट गया कि यहाँ पर कि आखिर अभी साफ नहीं हो पा रहा है कि इनका कनेक्शन क्या है असली, सहगल और हिरेन जोशी। चलिए आगे बढ़िए, फट से बढ़ जाइए, आगे आगे बढ़ जाइए, जल्दी 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 जल्दी, बहुत टाइम हो गया। हाँ देखिए, मैसिव ब्रेकिंग, ये साक्षी है, जर्नलिस्ट है। कहीं पवन खेड़ा, इन्होंने भी ये नहीं कहा दावा, लेकिन एक इंडिकेशन कर दिया, कहीं पवन खेड़ा जी इसी गेमिंग कंपनी की तो बात नहीं कर रहे जिसमें नवनीत सहगल के पुत्र शिव सहगल हैं और उत्तराखंड में रजिस्टर्ड है। ये दोनों फोटो अगर दिखा दीजिए पास से तो और अच्छा होगा। ये कागज ये आ गया 2 पन्ने का, 2 अलग अलग, कि ये नवनीत सहगल के पुत्र की कंपनी है, आईवे IVAF एंटरटेनमेंट गेम्स LLP, और इसकी चर्चा और भी ट्वीट्स में हुई है कि ये कोई कंपनी है, उस कंपनी का खेल है, और ये कंपनी में नवनीत सहगल के पुत्र हैं साहब। हटा दीजिए, बस हटा दीजिए, इसमें नवनीत सहगल के पुत्र हैं। अब मुझे लगता है कहानी पूरी हो गई होगी, अगर बचा है तो कुछ ले आइए वो भी, नहीं तो कहानी पूरी हो गई तो चले अब कहानी के भीतर जोड़ घटाना करें। चलिए भाऊ के पास चलते हैं। भाऊ, ये आखिर मैंने दिखाया कि वो जब शीतल जी वाले ट्वीट से जो बचा था, ये क्या है क्या आशीष हो जी, रहा है? हाँ, एक कहावत है, हाँ, प्याज के छिलके मत उतारो। हम्म, प्याज के छिलके उतारते जाओगे तो एक के बाद एक परत उतर जाएगी, प्याज खत्म हो जाएगा। हम्म, ठीक है। महादेव ऐप पे हंगामा होता था चुनाव के दौरान, और चुनाव के बाद महादेव ऐप पे स्लो चलो गो स्लो चलता था। हम्म, तो बात तो ये हो गई थी कि महादेव ऐप ने बहुत पैसा बांटा, हम्म, तो खीरा कटता है तो सबको बटता है, लेकिन इधर भी बटा है, हम्म, ये बहुत दिन से आ रहा है। अब इनमें से एक नाम मैं जोड़ूंगा हम्म, जो इन नामों में नाम नहीं है। हम्म, आपने नवनीत सहगल का शिव साइकिल जोड़ा, उसका ऐप जोड़ा। हम्म, हम्म, उसके बाद लॉ कमीशन के हितेन जैन ने उसमें कैसे, जो मित्र है इनके। हम्म, एक और नाम है अखिलेश मिश्रा। ये हम्म, अखिलेश मिश्रा जो है, ये ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन है। हम्म, ठीक है। ये आपके पूर्वांचल के ही है, लेकिन फिर बनारस में पढ़ पढ़ा के ये क्लासमेट है शायद जोशी जी के। ओ, ठीक है। हम्म, है ना। हम्म, इन्होंने बहुत एक डिजिटल फाउंडेशन बनाया वगैरह वगैरह किया, उनका भी नाम रडार पे है ईडी के। हम्म, ठीक है। उनसे जोशी जी टच में आ गए। हम्म, अब जो सारा जनता के सामने सब आपने कच्चा चिट्ठा खोल दिया, अब कुछ बचा नहीं है। ठीक है। आपने पीएमओ को नया नाम दिया, पर्सनल मेवा ऑफिस। सेवा तीर्थ नहीं, ये मेवा तीर्थ है, ये भी बता दिया। ईडी किसके अंडर काम कर रही है? वही चलना था। हम्म, ये मुख्यमंत्री बनाने वाला मसला नहीं था। हम्म, हिरेन जोशी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि वो जेपी नड्डा को बोलेंगे कि मेरे ये जो महिला है इसको मुख्यमंत्री बना दो। ये बात नहीं होगी। ये क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच में गृह युद्ध है? हम्म, क्या
इसकी शुरुआत, मैं थोड़ा सा, मुझे अब आज थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आशीष जी। नहीं, पूरा टाइम भाव, क्या पूरा, इससे बड़ी इसकी कोई खबर नहीं इसकी है। क्या इसकी शुरुआत हम्म, कुछ साल पहले हम्म, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार का पूरा मंत्रिमंडल गुजरात में बदल दिया, हम्म, और नया मंत्रिमंडल जो रूपानी जी के, स्वर्गवासी रूपानी जी के नेतृत्व में जो नया मंत्रिमंडल बना, हम्म, उसपे सिर्फ दो ही लोगों की छाप थी, सी हम्म, आर पाटिल और आनंदीबेन पटेल। हम्म, और गुजरात के राजनीति में एक बड़े खिलाड़ी अमित शाह हम्म, गायब से हो गए थे। तब से ये खटास बढ़ी, और ये खटास इतनी बढ़ गई कि फिर अमित शाह जी ने, जो पॉलिटिकल, जो लोगों से अलग अलग, क्योंकि हमारा काम ही है लोगों से बात करना, लगातार बातचीत हम्म, करना, फिर अमित शाह जी ने मोर्चा संभाला। हम्म, कुछ छींटे उनके बेटे तक पहुंचने की प्रयास किए गए। हम्म, ऐसी चर्चा है कि उनको सेवा तीर्थ ने मैसेज दिया कि आप ये देख लीजिए, हम्म, आपका बेटा जरा ज्यादा बिजनेस कर रहा, टाइप्स मैसेज देने का प्रयास किया। ऐसी चर्चा है, पीएम के अधिकारी ने मुझे बताया। हम्म, लेकिन जब राजनाथ सिंह को कहते हैं कि उनके बेटे के बारे में बोला, तो राजनाथ सिंह एकदम पस्त हो गए। हम्म, लेकिन ये अमित शाह थे, अमित शाह ने जो तेवर अपनाए, जिससे सेवा तीर्थ पस्त हो गए। हम्म, कहते हैं कि एक एडजस्टमेंट थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं 75 का हो जाऊंगा तो रिटायर्ड हो जाऊंगा, फिर आपको हम्म, बागडोर सौंपूंगा। 75 चले गए, बागडोर सौंपी नहीं। हम्म, उसका एक हम्म, खटास है। ये जितने भी आपने देखे लोग, ये सब हम्म, ब्लू आइड बॉय थे नरेंद्र मोदी जी। हम्म, नरेंद्र मोदी जी का एक ब्लू आइड बॉय और था, हम्म, जिसका नाम अनिल अंबानी था। हम्म, हाँ, इसी तारतम्य में 1.5 साल पहले, हम्म, जब पीएमओ ने इधर छिटे उड़ाए, तो आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार, हम्म, इनके यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई। भूतो न भविष्यति वो काम हुआ जो कभी सोचा नहीं गया था। हम्म, हम्म, रेड हुई, मुंबई से लोग गए थे रेड करने, लेकिन बाद में ये बताया गया कि उनकी रेड, उनका फार्मा यूनिट है, उस पे हुई थी, क्योंकि उनका टर्नओवर दुगना हुआ था, इसलिए इनकम टैक्स को थोड़ी तो ये हो गई थी। हम्म, लेकिन वो हम्म, प्रेशर टैक्टिस थी। उसके बाद तलवारें और खींच गई। कहने में ये भी आया कि आनंदीबेन बहुत नाराज हो गई, हम्म, लेकिन दिल्ली आनंदीबेन की मदद करने में असफल रहा। सेवा तीर्थ सेवा के तीर्थ, हाँ, पाठ सेवा तीर्थ के पाठ बंद हो गए। हम्म, लेकिन फिर वो आनंदीबेन है, वो कच्ची गोलियां उन्होंने भी नहीं खेली। उन्होंने भी एक फ्रंट खोला। तो गुजरात के अंदर बीजेपी में लड़ाइयां हो रही है, दिल्ली के अंदर लड़ाइयां हो रही है, हम्म, और सत्ता में शीर्ष कब्जा करने का ये प्रयास है। हम्म, और उसके बाद जो वर्तमान में हम देखते हैं कि सत्ता, संगठन हम्म, पूर्ण रूप से अमित शाह हम्म, का कंट्रोल है। और होना भी चाहिए, क्योंकि अमित शाह ने जितनी मेहनत की, हम्म, प्रधानमंत्री तो चेहरा थे, हम्म, पिछले वॉर रूम अमित शाह संभाल रहे थे, दिन रात अमित शाह मेहनत कर रहे थे। तो सत्ता, संगठन दोनों अमित शाह के पास थे। संघ एक अड़चन था। बिहार के चुनाव के नतीजों के बाद सत्ता, संगठन और संघ तीनों अमित शाह जी के अधीन हैं। हम्म, और उसके बाद अब अमित शाह जी के गेम प्लान शुरू हो गए। ये कड़ी जोड़ता हूं मैं एक दूसरे हम्म, से। क्या इनकम टैक्स, ईडी को जो इंफॉर्मेशन मिलती है, सीबीआई को इंफॉर्मेशन मिलती है, हम्म, अडानी जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। अडानी जी के बारे में तो गुजरात गवर्नमेंट लिखता है, हम्म, अडानी जी के यहाँ ईडी नहीं पहुंचती, हम्म, क्योंकि अडानी जी और अमित शाह जी बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन दोनों का
कहते हैं गुजरात में बिजनेस, शुरुआत बिजनेस थी। मैं गुजरात के कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जिन्होंने अमित शाह जी और जो गौतम अडानी है, इनको एक लैम्ब्रेटा पे घूमते हुए देखा। तो वो दोस्ती है, तो दोस्त के ऊपर तो कभी कुछ नहीं आएगा। ये सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन लीक कैसी होती है? और एजेंसियां तो लीक करने से रही। उन्हें पता है ये यदि इंफॉर्मेशन लीक हो गई और इससे यदि अमित शाह नाराज हो गए तो अमित शाह के नाराजगी के मायने क्या है, ये सिस्टम में काम करने वाला हर आदमी जानता है। ये सिस्टम में कैसा लीक हुआ। कारवान नाम की एक मैगजीन थी, इसमें लोया मर्डर की स्टोरी छपी थी, याद होगा आपको। हाँ हाँ कारवां। हाँ, वो लीक करवाने में जो लोगों के नाम उछले, एक नाम महाराष्ट्र से भी उछला था, एक बड़े राजनीतिज्ञ का। उन्हें अपमानित होके डिमोट होना पड़ा शपथ लेते समय। तो एक कहावत है गुजरात के पॉलिटिकल सर्कल में, अमित शाह की मेमोरी हाथी की है, वो भूलते नहीं चीजों को। और माफ करना ये अमित शाह जी के डिक्शनरी में शब्द नहीं। तो ये जो नाम उछला है, ये नाम कैसे उछले, क्या उछले, आप समझ जाइए। नहीं तो मतलब ये माना जाए कि ये जा करके जो शुरू हुआ है, ये खत्म एक ही जगह पर होता है जहां पर साहेब की जगह शाह बैठे, वहीं खत्म होगा। वही खत्म होगा ऐसा लगता है मुझे। ये क्यों? इज द बिगिनिंग, इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। नहीं, अगर अगर भाऊ ये जो मुझे भी एक बात आरोप। बताइए, मैं बड़ा एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं सोच समझ के स्टेटमेंट कर रहा हूं आशीष जी। हाँ ऐसा कौन सा बड़ा ब्यूरोक्रेट नहीं है जिसके बेचे भी धंधा नहीं करते। हाँ हम्म, हम्म, खाली कमाई जो होती है ब्यूरोक्रेट की, वो एडजस्ट करने के लिए बच्चा बिजनेस करता है। 90% ब्यूरोक्रेट के बच्चे विदेश में हैं। जो देश में है वो ब्यूरोक्रेट ही है। हम्म, हम्म। तो ये एक विशेष सर्कल है। तो गेमिंग गैप में, महादेव गेमिंग गैप में कौन नहीं था आशीष। सत्ता पक्ष भी हाँ था, विपक्ष भी था। सब इसमें सब इसमें इसमें सोशल वाले भी थे, इसमें सोशल इन्फ्लुएंसर भी थे, इसमें हाँ हॉलीवुड भी था, इसमें बॉलीवुड भी था, इसमें जर्नलिज्म भी था। हाँ हाँ कौन से छींटे नहीं, न्यायपालिका के ऊपर छींटे आते हैं उसमें। हम्म, क्योंकि जहां अथाह पैसा है बिना पैसे इसका। हम्म, एक रतन खत्री हुआ करता था मुंबई में, जो मटका चलाता था, मटका किंग कहता था। हम्म, क्या था उसका मैकेनिज्म, कुछ भी नहीं है। अब आज में मोबाइल है, तब तो मोबाइल भी नहीं थे, फोन फोन पे था। इतनी हम्म, छोटी सी चिट्ठी होती थी, हम्म, 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। उस पे यदि एक आंकड़ा आपने लिख लिया और वो नंबर लग गया, तो आपको उस कागज पे, उस जमाने में 1-1 करोड़ रुपए का पेमेंट होता था उस कागज पे, छोड़, कोई हिसाब नहीं, कुछ नहीं। लेकिन रतन खत्री मुंबई का बादशाह था। ना अंडरवर्ल्ड उस पर हाथ डालता था, ना पुलिस उस पर हाथ डालती थी, ना पॉलिटिशियन उस पर हाथ डालता था, क्योंकि अथाह मल्टीफोल्ड इनकम था, तो वो बांटता था। लक्ष्मी दर्शन होने के बाद सब चुप थे। लेकिन अगर ये आरोप मैं उससे अमित शाह क्या करेंगे, क्या बनेंगे, वो बाद की बात। ये आरोप मुझे लगता है कि हम तो पूरे दुनिया के संदर्भ में बात कहें, भारत के संदर्भ में तो बहुत छोटा हो जाता है। कभी भी प्रधानमंत्री का दफ्तर, क्या प्रधानमंत्री का दफ्तर इतने बड़े मतलब कांड का प्रत्यक्ष गवाह रहा हो, या प्रधानमंत्री का दफ्तर उसमें शामिल रहा हो, ये दफ्तर का ही शामिल होना है। ये पीएमओ से में अगर ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हुआ जो आरोप है, तब तो 1 मिनट भी फिर राष्ट्र निर्माण छोड़ दो, फिर तो साहब को जाना ही चाहिए, तत्काल ये प्रभाव हो झोला उठाना चाहिए। ये क्यों हुआ है, क्यों हुआ ये भी हम्म, बताता हूं। हम्म,
क्योंकि दुर्भाग्य से हमारे प्रधानमंत्री, अब वो छोड़ दीजिए डिग्री डागरी, हम्म, कम पढ़े लिखे हैं, हम्म, और हमारे प्रधानमंत्री ब्यूरोक्रेट के फीडिंग के ऊपर जिंदा है। हाँ, 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 गिने चुने 4-5 ब्यूरोक्रेट है, यदि उनको निकाल दिया जाए पीएमओ से, हम्म, तो प्रधानमंत्री को ये नहीं पता होगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय से 15 मीटर दूरी पे क्या हो रहा है। हम्म, तो जब आपका सिस्टम सिर्फ ब्यूरोक्रेट पे डिपेंडेंट रहता है, तब ये कांड होता है जो हुआ है। हम्म, लेकिन आपके पास यदि एक पैरेलल पॉलिटिकल सिस्टम है, तो ब्यूरोक्रेट डरता है फिर देने में कि साहब को तो 4 बड़े पॉलिटिशियन भी आके मिलते हैं और साहब उनकी बात हम्म, सुनते हैं। हम्म, मुझे बताइए, आप पूरे 2014 से आप देखते आ रहे हैं, और हमने तो गुजरात में भी बहुत अच्छी तरह से नजदीक से देखा। हम्म, प्रधानमंत्री के नजदीकी कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं। वो हर आदमी को डाउट से देखते हैं। उन्होंने एक बहुत ही सीनियर उसको कहा, बीजेपी के नेता को, कि दिल्ली है ये, मैं तो यहाँ अपने छांव से डरता हूँ, मेरे शैडो से भी मैं डर रखता हूँ कि ये शैडो तो कहीं गद्दारी नहीं कर देगी। इसलिए उनको ये गुमान था कि ब्यूरोक्रेट मेरे कंट्रोल में है और पॉलिटिशियन हमेशा मेरी जगह लेने का प्रयास करेंगे। इसलिए उन्होंने कोई एडवाइजर पॉलिटिशियन नहीं रखा। सबको वो एडवाइस देते, ऐसे क्लास लेते हैं बिठा के बच्चों जैसी। सारे एमपी बैठेंगे बंगाल के और ये उनको ज्ञान देंगे कि ऐसा है, वैसा है, वैसा है। अटल जी का ऐसा नहीं था। कोई ब्यूरोक्रेट अटल जी को, मिश्रा जी थे तब अटल जी के साथ, हाँ, लेकिन मिश्रा जी को मालूम है कि मिश्रा जी कोई फीडबैक देने जाए तो उसका 2 फुट यानी 2 पहला 2% ज्यादा अटल जी को पता होता था। क्योंकि अटल जी बड़े सीनियर एडिटर से भी बात करते थे व्यक्तिगत तौर पे, सबसे पॉलिटिशियन जितने सत्ता पक्ष पॉलिटिशियन से बात विपक्ष करते सब थे, साहित्यिकों से बात करते थे। उनका फीडबैक सिस्टम बहुत जबरदस्त था। वो विपक्ष के कुछ नेताओं को बड़ा कॉन्फिडेंस से कंधे पे हाथ रख के बात करते थे। हाँ, सबसे तो हर संवाद। आदमी को, सर आदमी को डर लगता था आशीष जी कि इसको क्या फीड दे। हम्म, ये बात हमने भी अपने जीवन में आशीष अटल जी से उतारी है। हम अटल जी इस मामले में गुरु मानते हैं हम अटल जी को। आज हम जिस पोजीशन पे है, जो विश्लेषण करते हैं, कई लोग हमको गलत फीडबैक भी दे सकते हैं। हाँ, तो सभी राजनीतिक दलों में हम दोस्ती है हमारी, ब्यूरोक्रेट्स में दोस्ती है हमारी। उद्योगपतियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और जजों के यहाँ मैं जाके जब भी शहर में जाता हूँ, पता पड़ा कि वो जज आज अपने बेटी के यहाँ आए हैं, तो मैं जाके चरण छू के आशीर्वाद देता हूँ। तो जितने आप ज्यादा फीडबैक सेंटर रखोगे, तो सबको पता है कि ये बहुत लोगों से बात करता है, इसको गलत इंफॉर्मेशन देना मुश्किल है। कोई कहता है अरे वो परसों के दिन अजीब शरद पवार जी ने ऐसा ऐसा कहा और उसको कहा, और वो बिल्कुल मेरे कंफर्म खबर है मेरे पास, तो मैं हंस देता हूं। तुम जिसकी बात कर रहे हो वो था ही नहीं शहर में। शरद जी जरूर मिले हैं उस आदमी को, लेकिन इस जगह मिले हैं, चेक कर लेना। तो आगे का डायलॉग मारना हो, थोड़ा सा एंटी शरद भी हो, तो वो एक पॉइंट छोड़ने में थोड़ा सा डर जाता है। अरे यार, ये तो इसको तो खबर है। तो ये, तो उसको आदमी बेवकूफ नहीं बनाता। मोदी जी की सबसे बड़ी वीकनेस है, वो किसी को भी पॉलिटिशियन को अपने नजदीक नहीं आने देते। किसी संपादक से उनके 1-to-1 ऐसे कोई फीडबैक देने, और किसी ने गलती से फीडबैक दे दिया कि आपके भाषण में मजा नहीं आई, वो बहुत रिपीट हुआ है, तो अगली बार से वो बात करना बंद कर देते उससे। हाँ, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सबके पीछे जड़ क्या है? पूरा दिन एक व्यक्ति पूरा दिन एक मतलब ऐसे आवरण में रहता है जो आप सत्य नहीं है, झूठे आवरण में। वो आदमी आईनों के महल में बैठता है। हाँ, हाँ, झूठे, बस खुद को 24/7 देखना, खुद को देखना। तो ऐसे सजा टाइम रहा। पे, हाँ, तो आप उनको लगता है मेरे पास एक ब्यूरोक्रेट की टीम है, वो चलाएंगे देश। अरे ब्यूरोक्रेट पहले अपने को चलाएगा, तो ये सारा मामला बाहर आता है। ये मुझे लगता है इस पर भाजपा की जो खामोशी है, सन्नाटा पसरा है, मैं एक ये बात और सबसे बता दूं। महत्वपूर्ण है।
एक एक ठक्कर थे उनके साथ, हाँ। मीडिया मैनेज करते थे, वो ठक्कर पीएमओ आए थे यहाँ पे गुजरात। हम्म। हम्म। जो लोग मोदी जी के बहुत नजदीकी है, जो उनके बीच में से जो चर्चा आई, उनने कहा कि वो जगदीश ठक्कर थे, शायद जगदीश नाम था या कोई ऐसा ही नाम था। उनकी बात साफ सुनते थे और वो कभी-कभी कड़वी बात बोल जाते थे साहब। ये अखबार आपके बारे में लिख रहा है, लेकिन ये जरूरत से ज्यादा स्तुति कर रहा है, ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं साहब। तो मोदी जी कई बार विचार करते थे फिर से। जीएसटी के बारे में मोदी जी को ऐसा बता दिया गया था, ऐसा बता दिया गया था कि जीएसटी में मोदी जी मार खा गए। और जब मोदी जी को पता पड़ा कि जीएसटी पूरा गोल गिड़ गोबर हो गया, तो फिर उन्होंने, किसी ने तो बताया उनको, फिर उन्होंने एक दो चार्टर्ड अकाउंटेंट को अलग से बुला के गुजराती में समझा, प्रॉब्लम क्या है जरा बता मेरे को। फिर उन्होंने बोला ये प्रॉब्लम, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। फिर उन लोगों ने फीडबैक दिया और उस फीडबैक की वजह से ये जीएसटी ठीक हुआ। जब मोदी जी, मैं बता रहा हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती, जब मोदी जी नए नए बस प्रधानमंत्री बने बने थे और लैंड एक्विजिशन एक उन्होंने बिल वो अध्यादेश ले आए, 3 बार वो अध्यादेश रिपीट हुआ और किसान मजदूर संघ ने हिटलर बोल दिया भोपाल में अपने महासभा में। वो बिल यूनानिमस पास किया था यूपीए ने, बीजेपी ने उसमें मतदान किया था। वो बिल जिसने बनवाया, जिनके अंडर बना, उनके संघ से बहुत अच्छे संबंध थे, तो संघ ने जो जो चीजें बोली वो उन्होंने दलवाई उसमें, इसलिए बीजेपी ने भी समर्थन दिया। उसके बाद उस बिल को चेंज करने के लिए अध्यादेश लाने की जरूरत ही नहीं थी। जब मोदी जी को लगा कि इतना विरोध सबका है तो लगता है कुछ गड़बड़ करी है, फिर उन्होंने उनको पूछा बुला के, ये बिल तो आपने ड्राफ्ट किया था। हाँ, तो बोला हमको भी नहीं समझ में आया, अध्यादेश क्यों लेके आए, और ये अध्यादेश तो डैमेजिंग है बीजेपी को। बोले क्यों, बोले संघ ने जो पॉइंट इसमें डाले थे वही अध्यादेश में निकाले गए हैं, तो हमने तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। तो होता ना, किसी आदमी को एकदम पता पड़ जाए तो गुस्से में आ जाता है। उन्होंने गुस्से में उस आदमी का नाम लिया था जिसने अध्यादेश निकलवाया था। बोले अरे मरवा दिया मुझे उनने, क्या गलत आदमी है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला। बोले नहीं, आपने मुझे, हमको लगा कि आपको पता है, आप अभी बोल रहे तो हमने बता दिया। मैं उस आदमी का नाम ले सकता था, लेकिन वो स्वर्गवासी है जिसने वो अध्यादेश लाया था। तो कुल मिलाकर यदि कोई आदमी पढ़ा लिखा हो, अब जब भी कोई भी, आप जब इशू, आज जब आपने कहा कि इस इशू पे आज मिड डे मुद्दा लेना है, तो आप, मैं भी 1 घंटा लगा रहा, 25 जगह से मैंने भी इंफॉर्मेशन ली, बात की, 50 लोगों से बात की, लेकिन मैं आके ऐसा बैठ जाऊं, आप इशू चालू करें और मैं कुछ भी बोलूं और आप हाँ में हाँ मिलाते रहे, क्योंकि मुझे मालूम है कि सामने आशीष चित्रांशी है, मैं कुछ गलत बोलूंगा तो बोलेंगे नहीं भाऊ ये तथ्य नहीं है। लेकिन जिस दिन आप हाँ भाऊ ने बोला तो सही है, भाऊ ने बोला तो सही है, ऐसा करने लगोगे, मतलब ईश्वर की कसम खाता हूं, मैं भी ऐसे ही आया करूंगा नींद से उठ के और कुछ भी बोलूंगा, आप हाँ हाँ कहने वाले हुई। वो चेक होता है, वो उन्होंने चेक कभी अपने पास नहीं रखा, कभी कि वो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त है। यदि उनकी एग्जैक्टली। पर्सनैलिटी देखिए, जो आदमी इंफीरियर कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त होता है वो अपने से ज्यादा ज्ञानी आदमी से दूर रहता है। वही और जो आदमी इंफीरियरिटी इंफीरियर, जिसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो किसी भी बड़े आदमी के सामने नतमस्तक होता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं क्या हूं, आगे वाला कहाँ है। नहीं वो तो एक लाइन है भाऊ, आखिर में मोदी जी को नख से सिख तक ऊपर से नीचे देख लीजिए, उनको देख करके ही लगता है कि ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान ही कि नीचे यहाँ पे बाल जो सर का है वो कैसे रहे, दाढ़ी कैसे रहे, मतलब वो कुल मिला करके। मतलब मुझे बताइए, कैमरे के सामने राजनाथ सिंह आ गए तो उनको हटा दिया जाता है। हाँ, फोटो में कोई ना आवे, मतलब लेकिन लेकिन यदि किसी को अपने आप पे विश्वास हो
वो तो 4 मंत्रियों को और बुलाएगा। राजनाथ जी आपके राज्य मंत्री कहाँ हैं? अरे आज का दिन हाँ। आपका है, डिफेंस मिनिस्ट्री का है भाई, आज 26 जनवरी है, राज्य मंत्री को भी बुलाओ, साथ में चलते हैं। क्योंकि उसे पता है कि वो प्रधानमंत्री है और उसकी एक आभा है। लेकिन यदि मुझे ये डर लगे कि राजनाथ सिंह दिखेंगे तो फिर उनका नाम होगा, फिर मैं पीछे रह जाऊंगा, तो फिर मैं राजनाथ सिंह को हटाऊंगा। दिस इज कॉल्ड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। नहीं वो बहुत बहुत भयंकर उससे ग्रसित हैं। खैर तो अभी वापस अपने स्टोरी पे आते हैं। ये मात्र इन 3-4 अधिकारियों का एपिंग के साथ संबंध होने का इशू नहीं है आशीष, ये बहुत बड़ा मामला है। ये भाजपा का अंदरूनी सत्ता संघर्ष भी है। हम्म। और इसी सत्ता वो मैं बड़ा संघर्ष दिखता हूं, ये तो मोहरे हैं, नहीं, ये तो इस सत्ता मोहरे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में शायद अब तक जो कभी कल्पना भी किसी ने नहीं किया था, वो चीज होते हुए एक्सपोज करने की दिशा में बढ़ गया है ये सत्ता संघर्ष शायद इंटरनल। शायद प्रधानमंत्री जी को इस बात का आभास हो गया होगा, इसीलिए उन्होंने पीएमओ का नाम मेवा तीर्थ रखा। हाँ हाँ हाँ। और हो सकता है अभी आगे हो सकता है अभी डैमेज कंट्रोल, क्योंकि भाजपाई तत्काल डैमेज कंट्रोल में लगते हैं, क्योंकि हाँ, मीडिया उनके मुट्ठी में है, तो मीडिया में हाँ, चर्चा नहीं होती है तो डैमेज कंट्रोल कर लो। आगे हम फॉलोअप लेकर के आएंगे, क्योंकि इस खबर पर हमारी एकदम परमानेंट निगाह बनी है। अगर देश का प्रधानमंत्री का दफ्तर, मोदी का दफ्तर, अगर स्कैम करने वालों का, सट्टेबाजों का, इन सबका अड्डा बन रहा है, तो फिर इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।